Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले क्लासेस में बेसिकली हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया था, जिसमें हमारा लेक्चर खत्म हुआ था किस पे, क्राइटेरिया टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। एक जेनेटिक मटेरियल को क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोल सके। आज हम उन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर थोड़ा डीप में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं। हमारा हमने बताया था अगर कोई भी चीज को जेनेटिक मटेरियल होना है, चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो हमारा प्रोटीन ही क्यों ना हो, तो उसके लिए उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक मटेरियल को हम कुछ भी, तो एज अ एंजाइम भी हमारे अंदर है, लेकिन क्या वो हमारे जेनेटिक मटेरियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास आउट नहीं होंगे। और दूसरी चीज क्यों नहीं पास आउट होंगे? क्योंकि पहली चीज उनके अंदर क्या है, केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या वो स्टेबल है? नहीं। दूसरा, क्या वो अपने अंदर रेप्लिकेशन शो कर सकते हैं? नहीं। तो यही सारी चीजें आज हम जानेंगे कि प्रोटीन, डीएनए और ये हमारे आरएनए क्यों एक दूसरे से कैसे डिफर हुए। जब ये सारे ही आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा जो मेन है अमीनो एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, वो इन तीनों में ही पाया जा रहा है। तो ये तीनों में बाद में ऐसी क्या कॉम्बिनेशन हुई कि ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट होते गए? देखते हैं। इट मींस रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेट करना यानी अपनी कॉपीज को बनाना, यानी डुप्लीकेशन, ठीक। इट मींस डुप्लीकेशन। बोथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के अंदर क्या होती है, दोनों ही एलिजिबल हैं किसके लिए? डुप्लीकेट करने के लिए। दोनों के अंदर ये एबिलिटी है डुप्लीकेशन की। ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, दोनों के अंदर ही कॉम्प्लीमेंट्री, एक के साथ अगर डीएनए का केस है तो थाइमिन जुड़ेगा, एडेनिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन। ये तो दोनों डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के केस में था। चेंजेस कहाँ था? एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा इन द केस ऑफ डीएनए, और एडेनिन के साथ यूरासिल जुड़ेगा इन द केस ऑफ आरएनए। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो होगा ही, ऐसा कभी नहीं होगा कि एडेनिन के साथ आके साइटोसिन जुड़ जाए, नहीं, वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी ये क्या हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोटीन कैन नॉट अंडरगो डुप्लीकेशन। अब हमने रेस किनके बीच चालू की थी? डीएनए के बीच, आरएनए के बीच और प्रोटीन के बीच। अब ये जो पहला स्टेप था, प्रोटीन ने उसको क्रॉस नहीं किया। मतलब क्या है कि ये आपकी डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस थी, ये हमारा डीएनए और आरएनए में तो बखूबी दिख गया, लेकिन प्रोटीन के अंदर ये केस नहीं हुआ है। तो जेनेटिक मटेरियल का रेस यहीं से प्रोटीन क्या हुआ? हार गया। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेबिलिटी। अब आप ही सोचो, स्टेबल कौन है ज्यादा? पता तो है ही, स्टेबल ज्यादा कौन है? डीएनए। क्यों डीएनए ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इनके अंदर म्यूटेशन बहुत फास्ट रेट से नहीं होता। होता है म्यूटेशन आरएनए और डीएनए। म्यूटेशन ना हो तो वेरिएशन ना आए, और वेरिएशन ना आए तो हम सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली डीएनए के अंदर भी म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन आरएनए के कंपैरिजन में वो थोड़ा स्टेबल होने के साथ म्यूटेट कर रहा है, ठीक है। देखते हैं। स्टेबिलिटी मीन्स शुड नॉट चेंज विथ लाइफ, एज एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। स्टेबिलिटी होने का मतलब क्या है? लाइफ के साथ। ये नहीं है कि बच्चे के टाइम में वो कुछ और ही कंडीशन में था, कुछ और ही उसका स्ट्रक्चर था, और जैसे जैसे एज बढ़ता गया वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज होता गया। नहीं, वो हर कंडीशन में अपने आप को स्टेबल रख सके, ये कहलाता है स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, 2-OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर याद है, एक OH ग्रुप आरएनए के केस में एक्स्ट्रा था। वो OH ग्रुप क्या है? अनस्टेबल है, यानी वो किसी से हमेशा रिएक्ट करने। ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम में कौन सिंगल रहना चाह रहा है, ठीक है। आप बेसिकली ये चीज बहुत अच्छे से समझ पाते हो। अब खुद को स्टेबल रखना है तो आप सिंगल रहो, वो बेस्ट है। क्यों? ताकि दिमाग एक जगह फोकस्ड रहे। नहीं तो यही OH वाला खेल होगा, आरएनए वाला खेल। क्या होगा कि उसके पास जो OH है वो क्या है, उसी की वजह से हमेशा रिएक्शन शो करता रहता है। इज रिएक्टिव ड्यू टू विच आरएनए इज लायबल एंड इजिली डिग्रेडेबल, ठीक है। आप देख लो, आज लाइफ से कनेक्ट कर लो, ठीक है। सिंगल होना या किसी के साथ
रिलेशनशिप में होना, किस में ज़्यादा फायदा है? सिंगल होने में। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग फोकस रहेगा, कंसंट्रेटेड रहोगे, फालतू की चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होगे। और यही OH वाला खेल यहाँ पे भी होगा। क्या होगा? OH जो है वो सिंगल तो है, लेकिन उसका मन क्या करेगा? हमेशा ही किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश, जिसकी वजह से जैसे ही वो रिएक्शन शो किया वैसे ही उसका काम खत्म, यानी वो अपनी स्टेबिलिटी खो देगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी RNA का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है, RNA का स्ट्रक्चर कुछ हमारा ऐसा है, ठीक, यहाँ पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे केस क्या होगा? ये OH ग्रुप अगर किसी से कनेक्ट हो गया, किसी से भी रिएक्ट कर लिया, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या वो पहले जैसा होगा? नहीं। अब यहाँ पे मान लो किसी से भी वो कनेक्ट किया तो उसके ऊपर एक और बर्डन आ जाएगा, किसी और चीज़ का कनेक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? लॉस हो गई। स्टेबल तो वही हुआ जो पहले था, वो बाद में रहता तब तो स्टेबल मानते, लेकिन उसने अपनी स्टेबिलिटी किसी के साथ रिएक्ट करते ही खो देगा। तो यहाँ के केस में वो स्टेबल नहीं होगा। क्वेश्चन आता है कि RNA किस वजह से स्टेबल नहीं है, तो इसका दो रीजन है। एक तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो मेन है, ठीक है, सेकेंड डैश कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो तो मेन है RNA को अनस्टेबल बनाने में। दूसरा रीजन क्या है? इनके अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है, जो थायमीन के कंपैरिजन में अनस्टेबल ज्यादा होता है। इसलिए ये दो रीजन की वजह से RNA को अनस्टेबल माना जाता है। इनके अंदर म्यूटेशन का रेट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। RNA इज नोन टू बी केमिकली एक्टिव। केमिकली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर टाइम इनका OH क्या होगा? रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए केमिकली क्या है? रिएक्टिव है। नेक्स्ट, DNA chemically is less reactive and structurally more stable than better degraded genetic material, ठीक है। DNA क्या है? DNA RNA के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक, और ज़्यादा स्टेबल होने के कारण ये एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। आप देखो, DNA और RNA दोनों में ही कंपैरिजन बहुत ज़्यादा नहीं है। केसेस क्या है? कुछ, पहला तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA के केस में क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्या है? RNA के पास क्या है? OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा OH ग्रुप, जबकि DNA के पास ऐसा नहीं है। और यही OH ग्रुप क्या कर रहा है? RNA को हमेशा किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। तीसरा चीज, RNA के अंदर क्या प्रेजेंट है? यूरासिल, जबकि DNA के अंदर क्या प्रेजेंट है? थायमीन। तो बेसिकली यूरासिल और थायमीन में कौन ज्यादा स्टेबल है? क्वेश्चन आता है तो थायमीन ज्यादा स्टेबल है, ठीक। Thymine at the place of uracil also confers the addition of stability of DNA, ठीक। DNA की स्टेबिलिटी बेसिकली दो रीजन की वजह से ज्यादा है। पहला रीजन क्या है कि DNA के पास एक्स्ट्रा OH ग्रुप नहीं है, तो एक्स्ट्रा OH ग्रुप जब नहीं है तो बेसिकली वो रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। रिएक्शन होगा उनके अंदर भी, लेकिन इतनी फास्ट रेट के साथ नहीं। और दूसरा रीजन क्या है? इनके पास क्या है? थायमीन, जो कि यूरासिल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ये दो रीज़न याद रखना। अगर क्वेश्चन आया कि एज अ जेनेटिक मटेरियल हमने RNA की जगह DNA क्यों चूज़ किया, तो इसका यही दो पॉइंट बनता है। पहला OH ग्रुप वाला कंडीशन और दूसरा यूरासिल का कंडीशन, ठीक। नेक्स्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब सडन वेरिएशन, ठीक है, धीरे धीरे करके एक अचानक से कोई बड़ा वेरिएशन क्रिएट करना, यही कहलाता है क्या? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन का आपने बेसिकली कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो सुना ही होगा। जैसे जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी लंबी नहीं थी, छोटी छोटी, जैसे डियर की गर्दन होती थी वैसे थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो नेक है वो सबसे टॉलेस्ट हो गया? तो बेसिकली क्यों ऐसा हुआ? इसी म्यूटेशन की देन है, ठीक है। अब ये म्यूटेशन कभी कभी, म्यूटेशन के लिए कई सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, नेचुरल सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे समझोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? म्यूटेशन की वजह से हमेशा से ही जिराफ की जो गर्दन थी इतनी लंबी लंबी नहीं पाई जाती थी, पहले बहुत छोटी थी, जैसे आपकी डियर है वैसे रहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ इनके? क्योंकि ज़रूरत, कहते हैं ना, हम जिस पार्ट का जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम अपना ब्रेन जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, हमारा ब्रेन ऐसा तो है नहीं कि खर्च करते करते एक टाइम के बाद दिमाग ही नहीं बचेगा, वो वाला हिसाब नहीं है। हमारे पास इतना इनफ दिमाग है कि हम उसका 50% क्या 10% भी यूज़ नहीं करते,
पता है ना ये चीज़? आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का कितना % यूज़ किया था? सिर्फ 2 या 1.5% के अप्रॉक्स। 2 भी प्रॉपर नहीं था। कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो सोचो जब वो उतने में है तो हम तो माइनस में चल रहे होंगे। आइंस्टीन कहाँ, हम कहाँ, तो ऑब्वियस सी बात है। तो वही होता है, हम जितना ज़्यादा यूज़, आपके डार्विन साहब ने कहा भी है कि जिस पार्ट का हम जितना ज़्यादा यूज़ या मिसयूज़ कर रहे हैं वो पार्ट उतने हिसाब से ग्रोथ या बेसिकली धीरे धीरे करने के बाद वेस्टिजियल ऑर्गन उन्हीं को तो बोलते हैं जो हमारी बॉडी में है बट हम उनका कोई यूज़ नहीं जानते, ठीक है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं सुन रखी हैं या पढ़ रखी हैं, क्लास 10th से ही हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब आपने उस केस में अगर सुना होगा तो चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगी, नहीं भी सुना होगा तो यहाँ हम हैं समझाने के लिए। म्यूटेशन क्या होगा? बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। डीएनए में भी म्यूटेशन होता है, तभी तो आज हम जिंदा हैं। अगर म्यूटेशन नहीं होता, हमारे अंदर तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल है। तो क्या हो रहा है, अगर म्यूटेशन नहीं होता तो क्या हम एनवायरनमेंट के साथ सरवाइव करने की स्थिति में थे? नहीं थे। आज बेसिकली जनवरी स्टार्ट हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड अभी भी उस कंपैरिजन में नहीं पड़ी जो पहले पड़ा करती थी। ठीक है, ठंड है, इनफ ठंड है, इतनी ठंड है कि आप बीमार पड़ जाओ अगर अच्छे से स्वेटर ना पहनो तो। लेकिन क्या पहले 10 साल पहले आप चले जाओ उसके कंपैरिजन वाली ये ठंडक है? नहीं। गर्मी इतनी बेहिसाब पड़ती है कि उसका तो कोई मतलब लिमिटेशन ही नहीं है। तो पहले क्या ऐसा होता था? नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी पहले भी नहीं पड़ती थी। तो ये क्यों हो रहा है? इन्वायरमेंटल फैक्टर के वजह से ही तो हो रहा है। अब सोचो कोई इंसान जो बहुत मान लो 50 साल पुराना है, वो अगर अपने आप को चेंज नहीं करता इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो क्या वो सरवाइव करने की स्थिति में था? नहीं। तो ये वेरिएशन कहाँ से आ रहा है? इसी म्यूटेशन से तो रूप ले रहा है। धीरे 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 चीज़ें क्या हो रही हैं, अंदर ही अंदर वेरी करते जा रही हैं। आरएनए बीन अनस्टेबल म्यूटेट एट द फास्टर रेट। जिनके अंदर म्यूटेशन जल्दी जल्दी होगा वो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? अनस्टेबल। म्यूटेशन का मतलब क्या है? उनके स्ट्रक्चर में या उनके बिहेवियर में या उनके फिजियोलॉजिकल फैक्टर में कोई ना कोई चेंज आना। ठीक है, तो जब चेंज आ रहा है तो वो कैसे स्टेबल है? स्टेबल की कंडीशन तो यही है, स्टेबल मतलब फिक्स्ड। ठीक, तो जब चेंज आ रहा है तो वो कैसे स्टेबल हो सकता है? तो जिनके अंदर जितना ज़्यादा म्यूटेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होंगे? वो अनस्टेबल होते जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? किसी को याद है? प्रोटीन सिंथेसिस किसके वजह से होता है? एक तो प्रोटीन है तो प्रोटीन के नाम में तो उसका सिंथेसिस खुद ही हो रहा है। आरएनए और डीएनए के केस में आपको याद होगा हमने सेंट्रल डॉगमा पढ़ाया था, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बन रहा था, एमआरएनए से प्रोटीन। पहले क्या हो रहा था? ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हो रहा था? ट्रांसलेशन। इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। प्रोटीन हमेशा किससे बनेगा? या तो प्रोटीन अपना प्रोटीन खुद बनाए, या तो आरएनए किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटीन में। फिर कौन से प्रोसेस से? ट्रांसलेशन से। देखते हैं। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हैज इजली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। ठीक है, हमने जान रखा ये चीज कि डीएनए क्या बनाता है? एमआरएनए। एमआरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब ये आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक, यहां पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, और यहां पे क्या होता है? ट्रांसलेशन। दो प्रोसेस होती हैं। ठीक, तो आरएनए से प्रोटीन क्या है? डायरेक्टली बन रहा है, लेकिन क्या डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है? नहीं। डीएनए पहले किस में कन्वर्ट होगा? आरएनए में, और देन वो कन्वर्ट होगा किस में? प्रोटीन में। तो वही चीज बोल रहा है। अब आरएनए तुरंत अपना प्रोटीन बना ले रहा है, इसलिए ये अपने कैरेक्टर्स को क्या कर पा रहा है? इजिली एक्सप्रेस कर पा रहा है। डीएनए डिपेंड्स अपॉन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वो तो हमने देख रखा है। डीएनए क्या बन रहा है? पहले आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तब जाके वो प्रोटीन। यानी डीएनए किस पे डिपेंड है अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? आरएनए पे। ठीक, द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आरएनए की जिम्मेदारी है।
ठीक है, डीएनए से तो इनका कोई मतलब नहीं है। डीएनए मैसेज देगा किसको, आरएनए को, और आरएनए डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो बेसिकली ये सारा किसके हाथ में है, सारा हाथ में किसके है, आरएनए के। डीएनए का इनका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट कंक्लूजन, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, डीएनए एंड आरएनए बोथ फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन डीएनए बीइंग मोर स्टेबल प्रिफर्ड एज स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट लाइन, डीएनए किसके लिए प्रिफर्ड किया जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जबकि आरएनए प्रिफर्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अब आप सोचो आपके पास दो लोग हैं, ठीक है, एक कलेक्शन का काम करते हैं और एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक, आपके पास दो फ्रेंड है मान लो आपके, तो एक को आप क्या करोगे, आपको कहीं कोई चीज़ भेजना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, आज के टाइम में तो खैर कोई पोस्ट ऑफिस का यूज़ करता ही नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक माइंडसेट बनाने के लिए बता रहे हैं, आप पोस्ट ऑफिस जाते हो तो क्या डायरेक्ट थमा दे तो वो जाके दे जाता है, नहीं, पहले वो स्टोर होके कहाँ पे भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट होती है, तब तो जाता है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र तो होना है, वो तो तय है, लेकिन क्या एक सडन स्टेप में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं, पहले जेनेटिक मटेरियल स्टोर होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, डीएनए। क्यों, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, तो वो अपने अंदर चीज़ें आसानी से स्टोर, और ट्रांसपोर्ट करने, ट्रांसमिशन का काम कौन कर रहा है, आरएनए। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे का क्वेश्चन आया है, कई बार रिपीटेड वे में भी आया है, इसलिए ये लाइन ज़्यादा हमारी एनसीईआरटी की ही लाइन है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए को प्रिफर्ड किया गया है किसके लिए, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए, जबकि आरएनए को प्रिफर किया गया किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए। ये दोनों ही टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना है, एक स्टोरेज का काम कर रहा है, स्टोरेज का काम आप ही सोचो, जो ज़्यादा जिम्मेदार होगा वही तो स्टोर करेगा, स्टोर करना इतना आसान तो है नहीं। अब जो हमेशा खुद को चेंज करता रहेगा, अपना बिहेवियर, अपना नेचर, अपना स्ट्रक्चर, तो वो क्या स्टोर करके रख पाएगा, नहीं। तो स्टोरेज का जिम्मा किसके पास है, डीएनए के पास, और ट्रांसमिशन का जिम्मा किसके पास है, आरएनए के पास। ठीक, आरएनए वर्ड, आरएनए वर्ड में क्या है, ये जो आरएनए वर्ड आ रहा है नाम, इस आरएनए वर्ड का मतलब क्या है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आरएनए और डीएनए के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज तो थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि पहले कौन आया। आपको क्या लगता है, पहले डीएनए इवॉल्व हुआ होगा या आरएनए बना होगा, सोच के बताओ, डीएनए पहले बना होगा या आरएनए। दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन डीएनए और आरएनए में पहले कौन आया होगा नेचर में, तो पहले हमारे आए थे आरएनए भाई साहब। क्यों, क्योंकि इनके अंदर, अब आप सोचोगे मैम फिर डीएनए कहाँ से आया, डीएनए जो इवॉल्व, ऐसा हमारे कुछ आप कह सकते हो सबूत, ऐसे एविडेंस मिले हमें जिसकी वजह से हम ऐसा मानने के लिए मजबूर है कि हमारा जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं आरएनए के ही म्यूटेशन से इवॉल्व हुआ है। देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। हु केम फर्स्ट, डीएनए और आरएनए, ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है। सम एविडेंस सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एटसेट्रा इवॉल्व अराउंड आरएनए। जो हमारी कुछ लाइफ प्रोसेस है जिसमें आ रहा है मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, ठीक है, वो तो भी हमने देखा, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन। स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे आगे, स्प्लाइसिंग क्या होता है, ये सारे ही किसके प्रोसीजर के अराउंड घूम रहे हैं, आरएनए की जिम्मेदारी है। ठीक, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, ठीक है, आरएनए कुछ वायरस में क्या है, एज अ जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, एज वेल एज कैटलिस्ट सम बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। साथ ही साथ ये कैटलिस्ट की तरह, आप दोनों चीज याद रखना, क्या है कैटलिस्ट, क्या होते हैं वैसे, कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन को इनहेंस कर सके, ठीक, लेकिन उस रिएक्शन में इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। ठीक, वो क्या करेंगे, अब आप ही सोचो, होता है ना कभी कभी दो ग्रुप में आपस में लड़ाई होती है, तो एक तीसरा बंदा आके कहता है नहीं
ये बंदा तुमको ऐसे बोला था तो वो कुछ ऐसे बोला था, लड़ाई लगवाया और चला गया। वो उस लड़ाई का पार्ट नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, लड़ाई तो करवा दी। तो बेसिकली यही काम होता है हमारे कैटलिस्ट का। वो उस एंजाइम का पार्ट या उस रिएक्शन का पार्ट नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, क्या, इनहेंस, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देने के लिए। ठीक। आरएनए बीइंग कैटलिस्ट was reactive and hence unstable. आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह भी बेसिकली आरएनए का ड्यूअल नेचर है, एक एज अ जेनेटिक मटेरियल और दूसरा एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किस में बिहेव कर रहा है, हमारे कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन में वो एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में बिहेव करता है। अब जब वो कैटलिस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन तो करेगा ही। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में, कुछ ऐसे ज़रूर लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ से मतलब नहीं होता, लेकिन वो दूसरों की लाइफ में पक्का है कि इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, दखल अंदाजी देने में अच्छा लगता है। तो वो सारे क्या है, एज अ कैटलिस्ट आप उनको मान लो। क्यों, क्योंकि वो कैटलिस्ट है तो पक्का है कि कुछ ना कुछ पंगा क्रिएट करेंगे लाइफ में। तो वो भी क्या करेगा, रिएक्शन कुछ ना कुछ करेगा, और जैसे ही रिएक्शन किया वो वैसे क्या हो जाएगा, आरएनए हमारा अनस्टेबल। आरएनए ने जैसे ही रिएक्शन किया वैसे ही अनस्टेबल हो गया। Therefore, DNA has evolved from RNA with some chemical modification, जिसमें आ रहा है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एंड कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड resist change by evolving a process of repair। दोनों पॉइंट का मतलब हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है कि आरएनए जो है वो बेसिकली उसी ने कहीं ना कहीं डीएनए को भी बनाया, लेकिन आप कह सकते हो आरएनए और डीएनए कहीं ना कहीं किसी रिस्पेक्ट में एक जैसे हैं, बट जहाँ पे वो अलग हो रहे हैं वो अलग किस वजह से हो रहे हैं, केमिकल की वजह से। इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल मॉडिफिकेशन हुए हैं जिसकी वजह से आरएनए और डीएनए अलग अलग हो गए। अब ये केमिकल मॉडिफिकेशन क्या है, आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन डीएनए हमारा हमेशा ही क्या है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। 2 स्ट्रैंड होती हैं डीएनए की, ये वाला स्ट्रक्चर याद है ना, ये वाला। तो डीएनए की कैसे स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। एक 3' से 5' था, एक 5' से 3' था, यानी एंटी पैरेलल चल रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे पहला तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ उनके स्ट्रक्चर में, डबल स्टैंडर्ड था, जबकि आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में भी है। नेक्स्ट क्या है, रजिस्ट चेंज, वो चेंज को रोक सकते हैं, रजिस्ट कर सकते हैं बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। इनके पास इनका रिपेयरिंग प्रोसेस भी ये कर सकते हैं, कौन, डीएनए, जबकि आरएनए के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप को रजिस्ट नहीं, इसीलिए तो म्यूटेशन जल्दी जल्दी होती है। ठीक है, कोई भी आपको भड़का के चला जाए, आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में तो क्या होगा, आप स्टेबल कहलाओगे नहीं। किसी ने भी आया कुछ भी कहा, आप सुन लिए, मान लिए, और फिर उसके हिसाब से एक्शन करने लगे। तो ये अंदर ये किसकी खासियत है, ये आरएनए की खासियत है। लेकिन डीएनए सोच समझ के चीज़ों को चलता है, अगर कोई गड़बड़ी भी हो गई तो उसके अंदर ये प्रोसेस रिपेयरिंग वाली आराम से कर सकता है। चीज़ें समझ में आई, डीएनए और आरएनए क्यों एक दूसरे से अलग हुए, और पहले कौन आया, डीएनए या आरएनए। तो पहले हमारे आए आरएनए भाई साहब, उनके अंदर ही कुछ ऐसे केमिकल मॉडिफिकेशन हुए जिसकी वजह से वो डीएनए का रूप लिए। अब डीएनए के अंदर आरएनए के हिसाब से क्या ऐसा केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ है, तो नंबर 1 इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, किसका, डीएनए का, और दूसरा क्या है, ये रजिस्ट कर सकते हैं चेंजेस को, और इसीलिए इनके अंदर प्रोसेस होती है रिपेयरिंग की। ठीक, ये है हमारा स्ट्रक्चर। आरएनए कैसा स्ट्रक्चर है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, जबकि डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल, पता ही है हमें, और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, थायमिन। इन दोनों नाइट्रोजनस बेस के रिस्पेक्ट में ये डिफर कर रहे हैं, प्लस साथ ही इनके स्ट्रक्चरल बेसिस पे भी ये डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है हमने पढ़ रखा है, अभी पढ़ा है कि रेप्लिकेशन डीएनए और आरएनए दोनों में ही हो रहा है। प्रोटीन के केस में नहीं हो रहा था, तो प्रोटीन तो वैसे भी जेनेटिक मटेरियल के जो रेस था उससे बाहर हो गया था। लेकिन यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन जो हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक ने बताए थे, ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है। ठीक,
It is a process by which DNA produce the exact copies of original DNA. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, इसीलिए तो रेप्लिकेशन को डुप्लीकेशन का नाम दे रहे हैं, जिसमें डीएनए क्या है, अपनी ही कॉपी को एग्जैक्ट पैरेंटल जैसी ही कॉपीज को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर पा रहा है. नेक्स्ट है रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज, एम फेज आपने पढ़ा है ना. तो बेसिकली रेप्लिकेशन क्या फेज होता है? एस फेज. आपने क्लास 11th के सेल साइकिल और डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, G1 फेज, G0 फेज. तो रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में. किसके? सेल साइकिल में. वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. पढ़ रखा हमने, पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है कि वॉटसन एंड क्रिक ने ही बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है. एंड हैड प्रपोज्ड अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन 1953 एंड स्टेट्स दैट, उन्होंने एक स्कीम बेसिकली प्रपोज किया था कि कौन सी ईयर में? 1953 में. और जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था इट हैज़ नॉट escaped out of our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism of genetic material. ले दे के इतनी बड़ी सी लाइन का सिर्फ एक मतलब है क्या, कि जो भी जेनेटिक मटेरियल बनेगा हम उसकी जो स्ट्रैंड है सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से हम डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बेस पेयर क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अगर हमें एक स्ट्रैंड दिया है तो हम दूसरे स्ट्रैंड को बता सकते हैं कि दूसरे स्ट्रैंड में क्या है, क्योंकि हमें पता है एडेनिन का केस है तो हमेशा थाइमिन जुड़ेगा. यूरैसिल का केस है अगर इन द केस ऑफ आरएनए तब भी एडेनिन ही जुड़ेगा. गुआनिन का केस है तो साथ में कौन आएगा, साइटोसिन. तो हमको पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है वो तो कभी चेंज नहीं होने वाला. तो इसलिए किसी एक स्ट्रैंड की हेल्प से हम दूसरे स्ट्रैंड को ईजिली बता सकते हैं. They suggest semi-conservative. Semi-conservative क्यों कहा गया है वो जानते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है. वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल भी बताया था, साथ ही सेमी कंजर्वेटिव मॉडल भी बताया. इस मॉडल के में क्या बताया गया, बेसिकली टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए व्हेन सेपरेटेड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. जब डीएनए की दो स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होगी, सेपरेट होगी. ठीक है, मान लो आप कुछ ऐसा केस, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है और ये डीएनए की क्या है, दूसरी स्ट्रैंड है. यहाँ पे ए जुड़ा है, यहाँ पे जी जुड़ा है, यहाँ पे टी जुड़ा है. अगेन यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे टी, यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे टी. ए के साथ क्या जुड़ेगा, टी. जी के साथ सी, टी के साथ ए के साथ अगेन क्या जुड़ेगा, टी. जी के साथ सी, टी के साथ ए के साथ टी, जी के साथ सी, टी के साथ ए. यही केस होने वाली है. ठीक है, अब ये जो केस हो रही है, अगर ये डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, यानी ए, जी और टी, अगेन ए, जी और टी. ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड, तो क्या ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो ये भी तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा. ठीक है, तो ये दोनों है स्ट्रैंड किसकी तरह बिहेव करेंगे, टेम्पलेट की तरह. टेम्पलेट की तरह ही बिहेव करेंगे. अब आपको मान लो हमने ये स्टैंड दिया है, तो हम क्या इस स्टैंड की हेल्प से ये वाले स्टैंड का नाइट्रोजनस बेस पता कर सकते हैं कि इनके अंदर क्या बेस ऑर्डर प्रेजेंट होंगे. ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी एडेनिन है, एडेनिन के साथ क्या जुड़ेगा, थाइमिन. जब भी गुआनिन है, गुआनिन के साथ क्या जुड़ेगा, साइटोसिन. जब भी थाइमिन है, थाइमिन के साथ क्या जुड़ने वाला है, एडेनिन. एडेनिन के साथ थाइमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन और थाइमिन के साथ एडेनिन. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में एक और तरीके से पूछता है कि आपको दो स्ट्रैंड बना के दे देगा, पूछेगा इसमें आरएनए स्ट्रैंड कौन सा है और डीएनए का स्ट्रैंड कौन सा है. तो इस डिफरेंस बस देखना है इस पे. अगर यहाँ टी की जगह यू जुड़ा होगा तो वो आरएनए का स्ट्रैंड है, लेकिन अगर टी जुड़ा है तो वो डीएनए का ही स्ट्रैंड है.
तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों कहा गया है कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, और साथ ही सेमी कंजर्वेटिव। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको एक जो स्ट्रैंड मिलेगा वो तो पेरेंट का ही स्ट्रैंड मिलेगा, लेकिन दूसरा जो स्ट्रैंड बनेगा वो न्यू बनेगा। यानी एक सेमी का मतलब क्या है? आधा। आधा पार्ट क्या है डीएनए स्ट्रैंड का? कंजर्व है, जबकि आधा पार्ट क्या है? न्यूली फॉर्म्ड है। जो आधा पार्ट कंजर्व्ड है उसी पार्ट को कहते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, आगे के प्रोसेस में हालांकि आप पढ़ोगे टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड दोनों के ही बारे में। तो यही है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए व्हेन सेपरेटेड विथ ईच अदर एक्ट एज टेम्पलेट सिंथेसिस फॉर द न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड। डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक कैसा है? उनका पेरेंटल स्ट्रैंड है, और दूसरा स्ट्रैंड कैसा है? न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड है। ठीक, ये हमारे एनसीईआरटी का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए तो एक जो रेड कलर का था वो तो पेरेंटल स्ट्रैंड ही था, ब्लू कॉम्बिनेशन में जो बन रहा है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अभी तक तो उन्होंने सिर्फ ये कहानी के तौर पे कह दी। अब हम कहानी को तो मानते नहीं है, हमको बेसिकली क्या चाहिए? हर चीज़ का प्रूफ। ठीक है, तो हमारे कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बेसिकली ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का प्रूफ लाके दिया कि नहीं, हमारे जो सर ने कहा है वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं, उसको प्रूफ के हिसाब से, एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से प्रॉपरली डिस्कस किया। उसी एक्सपेरिमेंट को हम अपने नेक्स्ट क्लास में जारी रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।